नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दिन भर स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से मैं आपको अवगत कराता हूं, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो ये भारतीय सेना को लेकर। भारतीय सेना में आने वाले 3 से 4 सालों में करीबन 1 लाख सैनिकों की कमी आ जाएगी, यानी कि 1 लाख सैनिकों को कम किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने इस लक्ष्य के बारे में संसद की स्टैंडिंग कमेटी को बताया है। स्टैंडिंग कमेटी में सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि जब जनरल वीपी मलिक आर्मी चीफ थे तब उन्होंने 50,000 सैनिकों को कम करने की सोची थी। हमारा लक्ष्य अगले 3 से 4 सालों में करीबन 1 लाख सैनिकों को कम करना है। जनरल रावत ने कहा कि इससे जो पैसा बचेगा उसका इस्तेमाल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। सरकार ने भी सेना को इस रकम के तकनीक में इस्तेमाल करने का आश्वासन भी दिया है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पिछले महीने संसद में भी पेश की गई। भारतीय सेना में रीस्ट्रक्चरिंग यानी कि ढांचागत बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें दिल्ली स्थित आर्मी हेडक्वार्टर से भी ऑफिसर्स को कम कर फील्ड में भेजने की योजना बनाई जा रही है। स्टैंडिंग कमेटी को सेना के टूथ टू नेल रेशियो के बारे में भी बताया गया है। टूथ टू नेल रेशियो सैन्य कार्रवाई में भाग लेने वाले और उनके लिए रसद आदि पहुंचाने वाले सैनिकों के बीच के अनुपात को कहा जाता है। अगर टेल यानी कि सीधी सैन्य कार्रवाई में भाग न लेने वाले सैनिकों की तादाद ज्यादा होगी तो असल सैन्य कार्रवाई के लिए जरूरी सैनिकों की तादाद में कमी आ जाएगी। इसीलिए अगर सैन्य कार्रवाई के लिए जरूरी सैनिकों की संख्या ज्यादा रखनी है तो टेल को कम करना होगा। टूथ टू टेल अनुपात को कैसे कम किया जाएगा? स्टैंडिंग कमेटी के इस सवाल पर सीडीएस के जवाब में बताया गया है कि 3 से 4 साल में करीब 1 लाख सैनिकों को कम करने का लक्ष्य है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अभी भारतीय सेना में करीबन 14 लाख सैनिक है। सीडीएस ने स्टैंडिंग कमेटी को ये भी बताया है कि हम तकनीक के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। हम ज्यादा पैदल सैनिकों यानी कि इन्फेंट्री सैनिकों पर भी फोकस कर रहे हैं। वही असल में बॉर्डर निगरानी करते हैं। हमारी प्राथमिकता उन्हें अत्याधुनिक राइफल देना है। हम उन्हें आधुनिक सर्विलांस सिस्टम देना चाहते हैं। हम उन्हें ज्यादा सक्षम बनाने के लिए ज्यादा तकनीक देना चाहते हैं। सीडीएस ने कहा कि अपने लॉजिस्टिक टेल को कम करने के लिए आईबीजी यानी कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप कॉन्सेप्ट पर भी काम किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप छोटी छोटी टुकड़ियां होंगी जिनमें युद्ध करने की क्षमता होगी, लेकिन इनकी लॉजिस्टिक टेल छोटी कर दी जाएगी। लॉजिस्टिक टेल को कम करने के लिए हम उसे आउटसोर्स कर देंगे। सीडीएस ने स्टैंडिंग कमेटी का उदाहरण देते हुए बताया कि जिस कंपनी की गाड़ी भारतीय सेना में इस्तेमाल की जा रही है उन्हें अपने वर्कशॉप में रिपेयर करने की बजाय कंपनी के वर्कशॉप में रिपेयर कराया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि हमारा फोकस आउटसोर्सिंग पर है। तो दोस्तों, वैसे ये बात तो सीडीएस की काफी अच्छी मानी जा सकती है और सैनिकों को कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चीन ने भी अपने सैनिकों को कम किया है। ऐसे में जितनी ज्यादा तकनीक हमारे देश के सैनिकों के पास होगी, जितने आधुनिक सिस्टम हमारे सैनिकों के पास होंगे, तो हम कम समय में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई कर सकेंगे और खास करके जिसमें कि जान माल की हानि भी बहुत कम होगी। आपको क्या लगता है सीडीएस जनरल विपिन रावत के इस कदम से? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बढ़ते हैं अपने अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो डीआरडीओ को लेकर आ रही है। अब देश की निजी कंपनियां भी डीआरडीओ के साथ मिलकर मिसाइलें बना सकेंगी। डीआरडीओ ने निजी कंपनियों को मिसाइल के विकास और उत्पादन के साथ काम करने की अनुमति दे दी है। इसके पीछे का मकसद है कि देश में मिसाइलों का घरेलू बाजार बनाना। डीआरडीओ ने कहा कि इससे स्वदेशी मिसाइलें बनेंगी और आत्मनिर्भर भारत मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। डीआरडीओ के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का नाम डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर प्रोग्राम यानी कि डीसीसीपी है। निजी कंपनियां इसके तहत डीआरडीओ के साथ मिलकर मिसाइल बनाने का काम कर सकती है। एक बार निजी कंपनियां डीआरडीओ के साथ जुड़ जाएंगी तब उनसे सबसे पहले वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSR सैम पर काम कराया जाएगा। कुछ निजी कंपनियों ने इस मिसाइल के लिए पहले से ही रिक्वेस्ट और प्लान दे रखा है। आपको बता दें कि 23 फरवरी को डीआरडीओ ने ऐसी ही एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। मिसाइल ने अपने निशाने को तय समय में ध्वस्त कर दिया। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSR सैम पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है। इसे भारतीय नौसेना के लिए बनाया जा रहा है ताकि नौसेना आसमानी हमलों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। इस मिसाइल का परीक्षण कम से कम और अधिकतम रेंज के लिए किया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भारतीय नौसेना में 2022 में शामिल कर ली जाएगी। इसकी ऑपरेशनल रेंज 40 से 50 किलोमीटर है। इस मिसाइल को अस्त्र मिसाइल के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। डीआरडीओ ने
इसकी अभी गति का खुलासा नहीं किया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये 4.5 मैक की स्पीड से दुश्मन पर हमला करेगी। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल में वेपन कंट्रोल सिस्टम भी लगा है, जो इसके ऊपर लगाए गए हथियारों को नियंत्रित करता है। ये एक निशाने को तो मार ही सकता है, अगर एक साथ कई निशाने भी हो तो फ्रेगमेंटेड वॉरहेड से निशाना लगाया जा सकता है। भारतीय नौसैनिक युद्धपोतों में लगाई जाने वाली वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में एक साथ 8 मिसाइलें तैनात की जा सकेंगी। इसका वेपन कंट्रोल सिस्टम 360 डिग्री पर दुश्मनों के हमले को इंटरसेप्ट कर सकता है, साथ ही उन्हें खत्म भी कर सकता है। यानी कि ये मिसाइल जहां तैनात होगी उस पर हमला करना असंभव हो जाएगा। इस मिसाइल के सफल परीक्षणों के बाद जब इसे नौसैनिक युद्धपोतों में लगाया जाएगा, तब वहां से पुराने बराक 1 मिसाइलों को हटा दिया जाएगा। इसमें स्मोकलेस सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर लगाया गया है, यानी कि ये जब उड़ेगी तो इसके पीछे धुआं नहीं छूटेगा। अगली अपडेट लेफ्टिनेंट जनरल सीपी करियप्पा को लेकर आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी करियप्पा ने भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सर्जन यानी कि एमएसजी के रूप में पदभार संभाला है। एमएसजी गोला बारूद, कपड़े, जनरल स्टोर और युद्धक उपकरणों के संदर्भ में भारतीय सेना के निर्वाह को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी करियप्पा नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पूर्व छात्र भी रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी करियप्पा ने सेना के मुख्यालय 1 कोर का पदभार जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में संभाल लिया है। उन्होंने मथुरा कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर से ली है, जिनके नेतृत्व में 1 कोर ने सैन्य कौशल में उच्च कीर्तिमान स्थापित किया। सेना के अधिकारियों ने कहा कि एमजीएस के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा इस पूरे डिपार्टमेंट के जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर डिफेंस अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ। वायुसेना के एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया जी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युद्ध लड़ने के तरीकों में बदलाव आ सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने कई क्षेत्रों में इसका प्रयोग करने की दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही कहा कि डेटा और इंटेलिजेंस, रखरखाव और निर्णय प्रणाली जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने पर विचार किया जा रहा है। वायु सैनिकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग पर फिक्की द्वारा आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि हमारे निकट भविष्य में इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आगे उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य उपयोग पर काम करने के लिए उद्योग जगत से भी उन्होंने आग्रह किया। साथ ही उन्होंने बताया कि एआई जैसी स्मार्ट तकनीक भविष्य में युद्ध लड़ने और प्रशिक्षण देने के तरीकों को पूरी तरह बदलने में सक्षम है। हम बेहद रोचक दौर में जी रहे हैं। हम सबके लिए ये सही समय है, चाहे वो सैन्य अभियान का नेतृत्व करने वाले, उद्योग जगत और वायु युद्ध के लिए अगली पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक विकसित करने वाले विशेषज्ञ हों। भदौरिया जी ने कहा कि उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वो एआई के मिलिट्री एप्लीकेशन विकसित करने के लिए आगे आएं, जिन पर सेनाओं को कार्य करने में सुविधा हो। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे स्मार्ट तकनीक से प्रशिक्षण और युद्ध की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। हम बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा सीखने की जरूरत है। एयर चीफ मार्शल ने आगे बताया कि कई देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कार्यों को उन्होंने तेज कर दिया है। कई देशों की गतिविधियों से भारत को खतरा भी बढ़ रहा है, लेकिन वायुसेना ने भी एआई से जुड़ी यात्रा शुरू कर दी है। कई क्षेत्रों में चल रहे कार्यों से फायदा भी मिल रहा है। हमारा ऑपरेशन वर्क स्मार्ट बन रहा है। अगली अपडेट देश में बढ़ते साइबर हमलों को लेकर आ रही है। देश में बढ़ते ऑनलाइन हैकिंग और साइबर हमलों के खिलाफ केंद्र सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पिछले 3 महीने में 4000 से अधिक सरकारी अधिकारियों को साइबर सुरक्षा को लेकर प्रशिक्षित किया है। इन अधिकारियों को वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन तरीके से ट्रेनिंग दी गई है। अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए ये कोर्स पिछले साल दिसंबर में शुरू किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए 2 तरह के कोर्स शुरू किए गए हैं। पहला, साइबर हमलों को रोकने और डिजिटल सैनिटाइजेशन के लिए 1 दिन की बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं दूसरी तरह के कोर्स में साइबर सुरक्षा से जुड़ी तकनीकी पहलुओं को विस्तार से समझने के लिए 5 दिनों की ट्रेनिंग मिल रही है। दोनों ट्रेनिंग प्रोग्राम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग हैदराबाद के द्वारा चलाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मामलों की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि दूसरे सरकारी अधिकारी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिससे इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। हमारी कोशिश है कि अगले 6 महीने में सभी सरकारी अधिकारियों को साइबर सुरक्षा को लेकर प्रशिक्षित किया जाए। इस ट्रेनिंग में संगठन स्तर पर सूचना सुरक्षा, साइबर एथिक्स, साइबर अपराधों की विस्तृत जानकारी, डेटा, पासवर्ड और ईमेल सुरक्षा, मोबाइल सिक्योरिटी,
मोबाइल ऐप सिक्योरिटी और सोशल इंजीनियरिंग हमले को लेकर जानकारी दी जा रही है। 6 से 8 घंटे की ट्रेनिंग में सोशल नेटवर्किंग, सिक्योरिटी और सुरक्षा, वित्तीय लेन देन करने जैसे चीजों को भी शामिल किया गया है। बढ़ते अपनी अगली अपडेट को लेकर, रूस के विदेश मंत्री 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। रूस के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की, जिसमें कि भारत और मॉस्को के बीच आर्थिक सहयोग के साथ साथ नए अवसरों पर बातचीत भी की गई। एक संयुक्त बयान को जारी करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे सहित कनेक्टिविटी के बारे में बात की। आपको बता दें कि इस साल के अंत में भारत में होने वाली वार्षिक शिखर बैठक के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं। एस जयशंकर ने बताया कि हमारा द्विपक्षीय सहयोग ऊर्जावान और दूरंदेशी बना हुआ है। उन्होंने परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में दीर्घकालिक साझेदारी के बारे में बात की। उन्होंने रूसी आर्थिक क्षेत्र में नए अवसरों को देखते हुए सकारात्मक रूप से आर्थिक सहयोग का आकलन भी किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण सहित कनेक्टिविटी की बात की। दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे से अधिक निवेश करने की बात भी की गई है। भारत के गगनयान कार्यक्रम के लिए रूसी समर्थन की प्रगति भी हुई है, जिसके लिए गहराई से सराहना भी की गई। पिछले 1 साल में हमारी रक्षा आवश्यकताओं को तेजी से रूस ने पूरा किया है। वहीं रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि हम आपसी सहयोग को और गहरा बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम मेड इन इंडिया के तहत भारत में रक्षा क्षेत्र में सहयोग और हथियारों के विनिर्माण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।